हम मरते दम तक लोगों के साथ हैं और लोगों के लिए लड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर दो। मेरे पीछे ना ईडी लगाने की जरूरत है, ना सीबीआई डालने की जरूरत है। मैं सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊंगा। तोड़ने की बात तो बीजेपी वाले करते हैं। जिस तरीके से ममता जी लड़ रहे हैं, आप एक पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो लड़ रहे हैं। पार्टी पूरा ताकत के साथ हर एक चुनाव में वो मुकाबला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस तैयार है। 24 का लड़ाई आपको अगर एक साल पहले भी कराना आप करा दो। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, उम्र भले ही उनकी 35 वर्ष हो, लेकिन बीजेपी विरोधी खेमे के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। हमारे साथ हैं इस समय मेघालय में और इस बार भी चुनावी बिसात पर। नमस्ते अभिषेक जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी तैयारी है इस बार मेघालय में जीत की? 2021 में खास करके विधानसभा के चुनाव के बाद 2021 के जून के महीने में मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद से हमारा जो नेशनल एक्सपेंशन प्लान है, मैं मानता हूँ हर पार्टी को ये राइट है कि कहीं भी जाए वो अपना संगठन की बात करे, लोगों तक पहुंचे, उनकी विचारधारा को लेके क्या काम वो किए हैं और क्या काम कर सकते हैं वो बात लोगों तक पहुंचाए। उसी हिसाब से हम लोग पहले गोवा गए। गोवा में भी भले ही हम आंकड़े के नंबर पे अगर आप देखो तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जिस सीटों में लड़े वो 10% वोट हम लोग लेके आए, जो मैं मानता हूं अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हम लोग त्रिपुरा गए, मेघालय आए। त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ और मेघालय में भी चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले 27 तारीख को। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं। मुझे जिस तरीके से रिएक्शन लोगों में मिला है, मेरा जितना थोड़ा बहुत चुनाव का अनुभव है, मैं जितना लोगों का पल्स समझता हूं, खासी हो, गारो हो, जयंतिया हो, मैं हर जगह गया हूं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया हूं। एक साल में लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है तृणमूल कांग्रेस को और जिस प्यार से हम लोगों को अपनाया है, मैं होपफुल हूं कि तृणमूल कांग्रेस इज गोइंग टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। त्रिपुरा के चुनाव हो चुके हैं, वहाँ मतदान हो चुका है, वहाँ कितना भरोसा है? और नंबर गणित में अगर बात करें तो देखिए, गणित में कितना वोट परसेंटेज आएगा या क्या नंबर ऑफ सीट आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं गणितकार तो हूं नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में लड़े, पूरी ताकत के साथ लड़ाई किया और हम लोग किसी के साथ अलायंस में जाके लड़े नहीं। जैसे आपने देखा कि लेफ्ट और कांग्रेस का एक अलायंस रहा अपने आप में। टिप्रा मोथा का भी एक अनसेड अलायंस उनके साथ था। कुछ कुछ जगहों में जाके लेफ्ट के कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक्ड बाय कांग्रेस, उनको भी इन्होंने सपोर्ट दिया। लेकिन हम अपने आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम हमेशा इंक्लूसिविटी की बात किए, चाहे वो दार्जिलिंग में हो, अलीपुरद्वार में हो, बंगाल में हो या त्रिपुरा में हो। हम कभी भी अलग सा एक स्टेट बनाने की जो बात चलती है, और बीजेपी में इसमें बहुत बड़ी बीजेपी में ये बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के बंगाल के जो नेता है वो कह रहा है कि हमें अलग सा एक प्रदेश चाहिए नॉर्थ बंगाल को बाहर करके, और बीजेपी का जो असम का मुख्यमंत्री है वो कह रहा है हम तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल ही नहीं सकते। तो बीजेपी इटसेल्फ इज इन अ डिवाइडेड हाउस। तो उनको पहले ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो अलग स्टेट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और हमने अपना आइडियोलॉजीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। हम त्रिपुरा में लड़े, हमने बार बार कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ इंक्लूसिविटी, वी वांट एवरीवन टू रिमेन यूनाइटेड, वी आर इन फेवर ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। वी वांट ऑल ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स टू प्रिवेल इन द स्टेट। त्रिपुरा में तृणमूल ने जहां लड़ा, पहली बात तो कोई भी पार्टी साठों के साठों में लड़े नहीं। तृणमूल ने 28 सीट में लड़ा, लेफ्ट 37 सीट में लड़े, कांग्रेस 13 सीट में लड़े, टिप्रा मोथा कुछ 40 सीट में लड़े। हमने पूरा ताकत देकर लड़ा। मैं आशावादी हूं कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम तो कहीं थे ही नहीं, कुछ भी हो, वी हैव नथिंग टू लूज इन त्रिपुरा। कि 12% की पार्टी हो, 15% की पार्टी हो, 20 एमएलए थे, 10 एमएलए थे, तो हम लोग शुरू किया है शून्य से। अब शून्य से कहीं भी पहुंचे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। मेघालय में भी आपने संगमा वर्सेस संगमा तो कर ही दिया है, तो उसको कैसे सफलता में तब? नहीं, ये मैंने नहीं किया है। अभी का जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी है। इसका कारण ये है कि 5 साल तक वो सत्ते में रहे। जो मेन मुद्दा है मेघालय के, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनको वो एड्रेस नहीं किए। और पहले का मुख्यमंत्री रह चुका है मुकुल सांगमा, 8 साल वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद में थे। ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, और वो कांग्रेस में थे। हम सब जो अपना राजनीतिक के करियर की शुरुआत किया, सब कांग्रेस से ही किया, इंक्लूडिंग आवर चेयरपर्सन मिस ममता बनर्जी। बट कांग्रेस में रहना, लड़ना और बोलना और लड़ने में बहुत अंतर होती है। मैं अगर खाली बोलूं कि मैं लड़ूंगा और नीचे मेरा जमीनी हकीकत में उसका कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
इसलिए कांग्रेस छोड़ के सब तृणमूल में आए। और तृणमूल में आने के बाद लास्ट 1-1.5 साल में हम लोग ने जो काम शुरू किया मेघालय में, पूरा जी जान लगा के, पूरा ताकत लगा के हम लोग इलेक्शन लड़ रहे, बिना किसी के सामने रुके, किसी के सामने झुके, पूरा मेहनत से हम लोग लोगों तक पहुंचने की, हर एक आदमी तक, हर एक माँ भाई बहन तक इस स्टेट में पहुंचने की कोशिश किया है। समय कम था, लेकिन उस समय में भी 1 साल में भी हम लोग पूरा कोशिश किया कि सब तक पहुंचे और सबको बताए कि अगर बंगाल में ये हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम बता रहे कि हमको एक मौका दो, हम करके दिखाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप पहले देखो कि बंगाल में क्या हुआ है। आप पहले देखो कि जो प्रॉमिसेस और प्लेजेस ममता जी ने चुनाव के पहले किया था वो फुलफिल हुआ या नहीं, वो पूरी हुई या नहीं। वो अगर आप देखोगे तो 10 वादे जो ममता जी ने किया था बंगाल के चुनाव के पहले, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, लक्ष्मी भंडार हो, कुछ भी हो, सब वादे एक से एक वो पहुंचाए लोगों तक, सब वादा पूरा किया है। और सारे चुनाव जो मुद्दे थे, जो कहा था कि मैं तीसरी बार सरकार में सत्ते में आऊंगी तो मैं ये वादा पूरा करके दिखाऊंगी। जैसे लक्ष्मी भंडार, उन्होंने कहा था कि मैं हर परिवार में एक औरत को लक्ष्मी भंडार दूंगी। अब चुनाव जीतने के बाद वो सबको दिया। तो यही चीज अगर बंगाल में हो सकता है तो मेघालय में क्यों नहीं हो सकता, त्रिपुरा में क्यों नहीं हो सकता। यही हम लोगों तक कह रहे हैं कि बंगाल में आपको विपक्ष जो कि बीजेपी है जी। आपको लगातार घेरती रही है कि सफलता के आयाम तो ठीक है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी हो या फिर करप्शन के आरोप हो, जिसमें खुद शिक्षा मंत्री से लेकर या यूं कहूं कि पूरा शिक्षा विभाग ही अभी इस समय जेल में है, तो वो भी तो करप्शन एक मुद्दा रहता है। उस पे कैसे, क्या आपको इसके बारे में भनक नहीं थी या जानकारी नहीं थी या उस पर इस समय अमल करने में देर हो गई? देखिए, ये जो मुद्दा है करप्शन का, ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध का धुला हुआ है। मैं मानता हूं हमारे पार्टी में कुछ नेता है जो काम उन्होंने किए, पार्टी उसका समर्थन नहीं करता है, और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से उसको जनता के सामने रख रहा हूं। ये ममता जी ने भी बोला है और पब्लिक रैलियों में मैंने भी बहुत बार बोला है और काफी बार दौड़ाया भी है। अब कोई अगर गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी विच इज वॉकिंग द टॉक, कि अगर कोई गलती करते हुए पकड़ा गया, हमने उसको सस्पेंड किया, हमने उसको पद से हटाया, वो जेल में है, केस इज सब जुडिस। अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोर्ट में जो भी विचार आएगा कोर्ट में वो अपना स्टैंड रखे। लेकिन बीजेपी में अगर कोई चला गया कोई क्राइम करने के बाद, तो वो दूध का धुला बन गया, वो मोम का पुतला हो गया, मतलब वो तो वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल गया। अब इतने सारे नेता है, आप देखो, जिसको कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पकड़ा गया, दिखा जनता ने, सबने देखा कि हाथ फैला के मैं जनता के पैसा लोगों से रिश्वत ले रहा हूं, ब्राइब ले रहा हूं। उसको आप रिश्वत कह लो, ब्राइब कह लो, आप डोनेशन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जनता के सामने वो तो आया है पब्लिक डोमेन में। अब वही नेता बीजेपी में चले गए तो वो साफ हो गए। असम के मुख्यमंत्री की अगर बात करो तो इतने एलिगेशंस है, अब वो बीजेपी में चले गए तो साफ हो गए। एक टाइम पे मुकुल राय के खिलाफ भी ये बोलते थे, अब मुकुल राय बीजेपी में जब तक था साफ है, अब तृणमूल में आया तो फिर अटैक कर रहे। अब शुभेंदु अधिकारी की बात करो तो वो चला गया बीजेपी में, तो वो साफ है, उनको ईडी नहीं बुलाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं मानता हूं हर पार्टी में करप्ट एलिमेंट्स है, पूरा सोसाइटी में 100% ऑनेस्ट होगा, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। आप उसको अनफॉर्चुनेटली कह लो या रिग्रेटेबली कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी भी आप पर हमेशा तीखावार करते ही रहते हैं, आपको कभी भाईपो बुलाते हैं, कभी जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कहे उनका भाई, वो उनका अपब्रिंगिंग दिखाता है। मेरा नाम है, आप मुझे मेरा नाम से अटैक करो, पहली बात है आप में दम नहीं है मुझे नाम से बुला के अटैक करने का। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर किया है। मेरा स्टैंड क्या है कि मैंने कहा भाई, आप जितने भी आरोप या प्रत्यारोप मेरे ऊपर उठा रहे हो, आप उनको प्रूफ कर दो। आपका हाथ में ईडी है, आपका हाथ में सीबीआई है, आपका हाथ में इनकम टैक्स, सब आपके हाथ में है, तृणमूल का हाथ में तो कोई नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भाई सारी एजेंसीज आपको बुला भी रही हैं, बार-बार बुला भी रहे, और मैं जा भी रहा हूं, कोऑपरेट भी कर रहा हूं। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री मेरा राइट भी बनता है कि मैं जाऊं और मैं अपना पक्ष रखूं, और मैं इन्वेस्टिगेशन हर चीज में राजनीति है। लेकिन उनको लगता है कि भाई खाली ईडी और सीबीआई अगर बुलाएंगे, ये डराने धमकाने चमकाने से तृणमूल डर जाएगा। मैं सब जगह यही कहता हूं कि तृणमूल और बाकी राजनीतिक दलों में यही फर्क है कि आप अगर सोचोगे कि डराने से धमकाने से तृणमूल डर जाएगा, रुक जाएगा, बैठ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है।
हम मरते दम तक लोगों के साथ हैं और लोगों के लिए लड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। साम दाम दंड भेद, आपको जो तरीका अपनाना है आप अपना लो, आपके पास सब है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा 10 पैसा का लिंक आप जो एलिगेशंस कर रहे हो वो प्रूव कर दो। मेरे पीछे ना ईडी लगाने की जरूरत है, ना सीबीआई डालने की जरूरत है। मैं सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊंगा। ये दम बीजेपी का कोई नेता अगर है तो स्पष्ट करके बोल के दिखाए कि मैं जो एलिगेशन शुभेंदु अधिकारी के ऊपर डाल रहा हूं वो एलिगेशन में वो बोले कि अभिषेक जी जो डाल रहे हैं या तृणमूल के लीडर्स जो कह रहे हैं, तृणमूल के लोग जो कह रहे हैं, अगर वो सच्चाई में उसमें कुछ सच्चाई है तो मैं फांसी का फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। अभी चुनाव आ रहा है, बंगाल में भी पंचायत चुनाव, हिंसा की तस्वीरें त्रिपुरा में कम हो गई हैं, लेकिन बंगाल में कम नहीं हो रही और सरकार आपकी है, क्या कहें? नहीं, बंगाल में हिंसा की तस्वीरें कहाँ आ रही है? वायलेंस होता रहता है, जो हमेशा चुनाव आते ही कहीं बम फट रहे हैं, जिसमें खुद टीएमसी के लोग भी घायल हो रहे हैं। क्या इसको देखकर आपको तकलीफ होती है कि जो बम फट रहे हैं या बम बन रहे हैं या जो ये सारी प्रक्रिया हो रही है? हम अपनी जो स्टैंड है वो बहुत स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रखा है और मैं ये बार बार दोहराया हूं कि पंचायत चुनाव में पूरा 100% फ्री एंड फेयर पोल होगा। सब कैंडिडेट्स, आज आप देखेंगे तो बीजेपी फिर से हाईकोर्ट गया है कि पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कराया जाए, डिलिमिटेशन के बाद कराया जाए। भाई असली मुद्दा तो ये है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। पंचायत चुनाव कोई 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, 20 सीट का चुनाव नहीं है। 1 लाख सीट में चुनाव लड़नी है आपको। 1 लाख उम्मीदवार चाहिए, तो 1 लाख उम्मीदवार पहले वो चुन के निकाले। और जहां भी वायलेंस का घटनाएं आ रही है या सामने आ रही है, पुलिस उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करेगा। उसको स्टेट की तरफ से चीफ मिनिस्टर ने बहुत स्पष्टता के साथ बताया है कि वी हैव एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स एनी सच वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट और एनी इंसिडेंट विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल वायलेंस। जो भी कर रहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। लेकिन उनके पास मुद्दे नहीं है तभी वो वायलेंस कर रहे हैं। मैं मानता हूं चलो पॉलिटिकल वायलेंस का बात आप करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन 2021 में तो पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुआ। उसके बाद जो 2022 के म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुआ, वहां तो पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुआ। सब इलेक्शन में आप कैसे हारे? 2021 में जो चुनाव लड़ा गया, आप 2021 के चुनाव के बाद भी अगर देखेंगे तो बंगाल में 7 बाई इलेक्शन हुआ है, 7 के 7 में बीजेपी हारी है। और हर एक बाई इलेक्शन में सेंट्रल फोर्सेस तैनात थे। हर एक बाई इलेक्शन में कंपनी के ऊपर कंपनी सेंट्रल फोर्सेस थे। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपको अगर सेंट्रल फोर्स बंगाल है, आप मंगा के बंगाल चुनाव में लगा दो। 2023 में लगा तो कोई मना नहीं कर रहा है। अभी ये बाई इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस देख रहे हैं, 2024 की तैयारी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो क्या हम ये कहें कि 2024 में आप बड़े किरदार में होंगे और विपक्ष में टीएमसी और ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की भूमिका कितनी बड़ी होगी? देखिए, किसका क्या भूमिका होगा आने वाले दिनों में ये तो लोग तय करेंगे। लोकतंत्र में तो लोग ही आखिरी चीज तय करते हैं। मैं कुछ कहूं या आप कुछ कहूं, उसका कोई वेटेज या वैल्यू नहीं रहता है। मेरा जितना पॉलिटिक्स का अनुभव है, लोग तय करेंगे। पर हाँ, ये चीज जरूर है कि कांग्रेस के ऊपर लोगों ने बहुत हद तक भरोसा किया। कांग्रेस और तृणमूल में यही फर्क है कि एक बोलने वालों में से और एक करने वालों में से। मैं इसलिए हर जगह पे बोलता हूं कि भाई इफ यू हैव द फायर इन योर बेली, तृणमूल इज द रियल कांग्रेस। क्योंकि हम झुकते नहीं है, हम डरते नहीं है। आप कहोगे एक ट्वीट करना अलग बात है, लेकिन उस ट्वीट को लेके नीचे खड़ा उतारना और लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला के लड़ना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। तृणमूल वो करती है। अब आने वाले दिन में लोग किसको किस भूमिका में देखना चाहते हैं वो तो लोग तय करेंगे, लेकिन तृणमूल पूरा ताकत के साथ लड़ेगा, जोर शोर के साथ लड़ेगा। और हाँ, आज 2021 तक तो तृणमूल खाली बंगाल में सीमित था। अब गोवा में एक यूनिट है, भले ही हमारे पास 8-10% वोट आया, लेकिन एक यूनिट है। त्रिपुरा में एक यूनिट है, असम में एक यूनिट है, मेघालय में एक यूनिट है। हम लोग एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं और मेरा हक बनता है कि जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैं लोगों तक जाऊं, अपनी पार्टी की आदर्श विचारधारा लेके लोगों तक पहुंचूं। लोग उसको अपनाएं या नहीं अपनाएं, वो लोगों की बात है। अभी अपनाने नहीं अपनाने में असली दुश्मन बीजेपी है कि कांग्रेस है? और ये तीसरा मोर्चे में तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि जहां एक और आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये सारी पार्टियां हैं विपक्ष में, लेकिन एक साथ नहीं है, तो लड़ाई होगी कैसे? नहीं, मैं कोई डॉयन या अथॉरिटी नहीं हूं ये तय करने के लिए कि विपक्ष कौन है। हमारे विपक्ष वही है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे विपक्ष वही है जो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं।
अब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कहता है आइडियोलॉजी की बात। आप हर जगह देखोगे कांग्रेस बोलती है हम तो आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या। आप एक तरफ बंगाल में सीपीएम के साथ लेफ्ट के साथ अलायंस करते हो और केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हो, तो आपकी आइडियोलॉजी है क्या। आप एआईडीयूएफ के साथ असम में अलायंस करते हो और एक तरफ शिवसेना के साथ अलायंस करते हो। मैं मानता हूं ठीक है वो अपोजिशन यूनिटी के लिए आप कह रहे हो, लेकिन हमने तो अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम तो त्रिपुरा में जाके 2 पार्टी के साथ अलायंस कर सकते थे। मान लो बंगाल में हम सीपीएम को हरा दिया, अब हम कह सकते थे कि भाई त्रिपुरा में हम तो लेफ्ट के साथ लड़ेंगे, लेकिन नहीं, हमने अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, देयर इज नो शॉर्टकट टू रीचिंग सक्सेस एज दे से। तो मुझे लगता है कि लोगों को समय देना चाहिए। लोग तय करेंगे भाई कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और कौन एक्चुअल विपक्ष है, कौन इस देश की दुश्मन है, कौन इस देश का दोस्त है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। 24 में लोगों के पास छोड़ना चाहिए। 24 में सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जी। विपक्ष के पास क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है, या उनको आगे बढ़ाना चाहिए पूरे विपक्ष को मिलकर? मैं तो समझता हूं जी। आप अगर कहेंगे क्यों, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है देश की, और जिस तरीके से ममता जी लड़ रहे हैं, आप एक पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो लड़ रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। पार्टी पूरा ताकत के साथ हर एक चुनाव में वो मुकाबला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कुछ भी कर ले। आप देखो हर जगह पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको चुप करा दिया है ईडी सीबीआई दिखा के। मैं मानता हूं तृणमूल इज द ओनली पार्टी विच इज टेकिंग ऑन बीजेपीज माइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स। और ममता जी जिस तरीके से लड़ रहे, 21 का चुनाव भी आप देखोगे तो उनकी पैर तोड़ दिया गया, फिर भी वो जिस मानसिकता के साथ वो लड़ाई लड़े, वो मैं मानता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया फॉर द जनरेशंस टू कम। ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर बागेश्वर धाम के बाबा अखंड भारत की बात करते हैं, क्या है, उसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं अखंड भारत की एक प्लानिंग करने वाले? नहीं, भारत तो अखंड ही है। तोड़ने की बात तो बीजेपी वाले करते हैं। आप कहीं भी जाओ, ये तोड़ने, हटाने, जलाने, मिटाने की बात कौन करता है? मैं तो मानता हूं भाई भारत अखंड ही है। भारत को बांट अगर कोई रहा है वो तो भाजपा वाले बांट रहे हैं। आप बताओ बंगाल में बंटवारा का बात कौन कर रहा है? तृणमूल कर रहा है कि बीजेपी कर रहा है? सीधी सी जवाब है, बीजेपी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बंटवारा की बात करोगे नहीं तो आप पॉलिटिकली उस स्टेट में गेन कर ही नहीं सकते हो। आप लोगों को उत्साह के अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हो हर स्टेट में। आप लोगों में एक डिवीजन फैला के, कम्युनल लाइंस में बांट के लोगों में उसका फायदा उठाना चाहते हो। हम तो मुद्दे की बात करते हैं। मैं तो मानता हूं राजनीति इंफ्रास्ट्रक्चर लेके होना चाहिए, हेल्थ केयर लेके होना चाहिए, एजुकेशन लेके होना चाहिए, टूरिज्म लेके होना चाहिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर लेके होना चाहिए। क्या आप कर सकते हो उसको लेके होना चाहिए, क्या आपने किया है उसको लेके होना चाहिए, आंकड़ों पे होना चाहिए, धर्म पे नहीं। ये धर्म की बात ही आती है। राजस्थान में जो घटना हुई है जिसमें 2 लोगों को जलाकर मार देने की, अल्पसंख्यक 2 लोगों को मारकर जला देने की घटना सामने आई है, और उसको फिर आप देखते हैं कि क्या ये चुनाव फिर से धर्म के आधार पर बट जाता है या यही मुद्दे ज्यादा आते हैं? नहीं, एक सवाल मेरा मन में जरूर आता है कि ये जितने भी घटना होता है ये बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट्स में क्यों होता है? बंगाल में तो नहीं होता है, तमिलनाडु में तो नहीं होता है। अब देखो कहां पे होता है, जहां पे बीजेपी पावर में है। यूपी में होता है, बीजेपी पावर में था राजस्थान में हुआ। ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हाँ, कांग्रेस की सरकार रहा है अभी लेकिन मैं अगर आपको आज हुआ है। लेकिन उदयपुर हत्या अगर आप देखो तो उदयपुर हत्या में जो परपिटेटर 2 है उनका फोटो तो बीजेपी वालों के साथ है। आप मध्य प्रदेश में देखो, आप असम में देखो, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, आप एक्सेप्शन के तौर पे कह सकते हो कि एक जगह चलो कांग्रेस की सरकार है, पर 90% जगहों में तो बीजेपी की सरकार है। इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये एक प्रेसिडेंट सा बन गया है कि भाई ये तोड़ो, मारो, पीटो, बांटो और फिर स्टेट पे कब्जा करो। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल राजनीति में बहुत होता है। आपकी अच्छी खासी ट्रोलिंग होती है, कैसे हैंडल करते हैं और उसको क्या सोचते हैं उसके बाद? नहीं, वो सबका हक है, कोई आपको कुछ भी कहे। भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीवन हैज गॉट द राइट टू से व्हाट दे वांट। किसी को कुछ भी कहने का हक बनता है, उसको आप ट्रोलिंग कह लीजिए, हेटर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं मानता हूं इसको ज्यादा गंभीरता के साथ हम लोग को लेनी नहीं चाहिए।
जो और भी मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाकी लोग तो लोग के काम करेंगे भाई। लोग कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में कहेंगे। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर हम भी वो कह ले तो वो क्या करेंगे। तो जब बात होती है राजनीति की, तो इस समय एक सवाल ये उठकर आता है कि क्या अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और अभिषेक बैनर्जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बंगाल के? मैं अपना देखिए, जिस दिन तृणमूल ने इलेक्शन जीता और जिस दिन मैं पार्टी के महासचिव बना, उसका 2 दिन के अंदर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं बोला मैं पार्टी का एक वर्कर हूं, मुझे कोई शौक नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। मैं संगठन में बहुत खुश हूं और मैं अपना पार्टी का विस्तार के लिए काम कर रहा हूं। एंड आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि भाई तृणमूल एक स्टेट में है, अब एक स्टेट से 10 स्टेट में कैसे जाए। इट्स लाइक रेजिंग अ बेबी, एक बच्चे को बड़ा करने की तरह है। और मैं संगठन का आदमी हूं, मैं संगठन में बड़ा खुश हूं। मैं चाहता हूं, जरूर चाहता हूं कि बंगाल से दीदी या हमारी जो चेयरपर्सन है मुख्यमंत्री, वो आने वाले दिन में एक बड़ी भूमिका पालन करे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। मैं संगठन में बड़ा खुश हूं और मैं यही चाहता हूं कि तृणमूल हर जगह पे अपना संगठन विस्तार करे। एक स्टेट से 2 स्टेट, 2 स्टेट से 4 स्टेट। अभी 1 साल के अंदर हमारे 5 स्टेट में वर्किंग यूनिट हो चुका है, बंगाल लेके। बंगाल छोड़ के भी और 4 स्टेट में वर्किंग यूनिट हो चुका है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई 4 साल बाद, 5 साल बाद 10 स्टेट में हो, 12 स्टेट में हो, 15 स्टेट में हो। बंगाल में जिस तरह से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है पार्टी ने, क्या आने वाले आगे के दिनों में अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह से बढ़ाएंगे पार्टी? बिल्कुल। एंड वी आर द ओनली पार्टी हु हैज वॉक द टॉक। खाली वुमेन रिजर्वेशन की बात अगर बहुत सारे पार्टियां करते हैं, लेकिन हम आप लोकसभा में भी अगर रिप्रेजेंटेशन देखो, पंचायत में देखो, जिला परिषद में देखो, ग्राम पंचायत में देखो, हर जगह तृणमूल किया है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट का बात करने में और कहने में बहुत फर्क है। बाकी राजनीतिक दल खाली कहते हैं। आज हम लोग ने जो लक्ष्मी भंडार का स्कीम किया है, आप देखोगे कर्नाटका में एक पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन पहले वही गृहलक्ष्मी स्कीम का अनाउंस किया। त्रिपुरा में बीजेपी भी वही कह रहा है। तो हम लोग करके दिखाए हैं उसको कि बंगाल में हर एक औरत के हाथ में 1000 रुपया पहुंच रहे हैं। वो खाली चुनाव मुद्दा तक सीमित नहीं है। आप रुपए की बात करते तो मैं यहाँ पर एक सवाल जरूर करूंगी। एक आरोप लगता है बंगाल में कट मनी का, करप्शन का। कट मनी क्या है? क्या है ये आरोप? क्या है क्या कट मनी? नहीं, कट मनी का आरोप तो वही जस्टिफाई कर सकते हैं जो लगा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कट मनी के आरोप है क्या, पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि भाई आपका हाथ में सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, आप करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो। और अगर कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक, कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कोई वर्कर हो, कोई लीडर हो, सीधे उसको जेल के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए अगर कोई करता है तो बीजेपी अरेस्ट या बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पर नियम अलग होते हैं और जहां बिल्कुल होता है। मैं नियम अलग बिल्कुल होता है, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो गुजरात में कोई ईडी रेड होता नहीं है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कोई ईडी रेड होता नहीं है, असम में भाजपा का सरकार है, कोई ईडी रेड होता नहीं है। अब देखो मेघालय, यहाँ पे इलीगल कोल माइनिंग चलता है, कोई ईडी रेड नहीं है, क्योंकि एनडीए अलायंस गवर्नमेंट में है। तो ये जो डबल इंजन सरकार है, ये एक्चुअली डबल चोरी है। स्टेट में भी चोरी होता है और केंद्र में भी चोरी होता है, और कोई चोर पकड़ा नहीं जाता है। दिस इज एक्चुअली द डबल इंजन गवर्नमेंट। अगर आपका इरादे और आपका इंटेंशन नेक है तो हर जगह पे रेड होनी चाहिए। भाई गुजरात में भी चोरी हो रहा है तो रेड होना चाहिए, मध्य प्रदेश में रेड होना चाहिए, असम में रेड होना चाहिए, कर्नाटका में रेड होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? अब मेघालय में किसी से पूछ लो, रैथल माइनिंग से लेके हाई कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद भी चोरी हो रहा है, उसके बाद भी ना ईडी कॉग्निजेंस लेता है, ना सीबीआई कॉग्निजेंस लेता है। और वहां पे तो मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके प्रोएक्टिव होके वो रेड करता है ताकि भाई हम इनसे डर जाए। आपने देखा अभी क्या माहौल बना दिया है कि भाई आइदर यू शट योर माउथ एंड जॉइन अस और बी रेडी टू फेस ईडी एंड सीबीआई। दिस इज देयर टैक्टिक्स। 2023 में अभी बात कर रहे हैं, 24 के लिए तैयारी, वो 3 बातें आप क्या कहेंगे जो कह दे कि हम 24 के लिए तैयार हैं, और कैसे बीजेपी की सरकार को हराने के लिए विपक्ष नहीं, हम तैयार, हम अपनी बात कर सकते हैं। बाकी कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता हूं। तृणमूल कांग्रेस तैयार है। 24 का लड़ाई आपको अगर 1 साल पहले भी कराना है आप करा लो। बीजेपी से जो नेता गए, जो नेता तृणमूल में आए, वो आपने देखा एक रिजाइन करके आए, और एक अर्जुन सिंह भी आए, वो रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि तृणमूल के भी 2 नेता 2021 के चुनाव के पहले बीजेपी में गए, वो रेजिग्नेशन नहीं दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी जहां पे भाजपा के एमपी भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि बीजेपी ये आरोप लगाती है कि धमका डराकर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के सांसद और विधायकों को
बंगाल में वापस ले रहे हैं। भाई तभी तो हम कह रहे हैं बंगाल मॉडल है। आप ईडी सीबीआई लगा के भी बंगाल पुलिस से अगर नहीं लड़ सकते तो बंगाल मॉडल ही हुआ ना। तो आप तो मानते हैं कि डराने धमकाने में आपका ईडी और सीबीआई से बंगाल पुलिस ज्यादा ताकतवर है। आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी बात अगर समझे, आप कह रहे हो डराना धमकाना। भाई डराना धमकाना अगर ईडी सीबीआई से बेहतर कोई करता है और उनके हिसाब से ये बंगाल पुलिस कलकत्ता पुलिस कर पा रहे, दैट इज बंगाल मॉडल। और यही मॉडल पूरा देश में चाहिए फिर। देखिए दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि ये मॉडल तो बंगाल का है और अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। अभिषेक बैनर्जी के बहुत सारे पहलुओं को आपने देखा होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव क्या सोचते हैं, कुछ ही मिनटों में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक तैयार है आप रैपिड फायर? जी बिल्कुल। सो रैपिड फायर इज आपका फेवरेट मूवी? मेरा फेवरेट मूवी अभी पठान। रैपिड एंड फुल ऑफ फायर। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग ऑफ लेट और पहले का भी चलेगा? 3 बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश बांग्ला। बांग्ला तो बांग्लार माटी बांग्लार जल मेरा बहुत फेवरेट है। उसके बाद ड्रीमर्स मुझे बहुत पसंद है और ऑफ लेट बेशरम रंग। रंग पर बहुत वार कर रहे हैं। फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? ममता आई बनर्जी। एक्सपेक्टेड दिस, एनीवन एल्स एक्सेप्ट दीदी। महात्मा गांधी। फेवरेट पास टाइम? लिसनिंग टू सॉन्ग्स। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। फेवरेट डिश? Bengali home cooked food. How much time do you exercise a day? I try to squeeze in at least 40-45 minutes of cardio, but it doesn't happen every day. वेट कितना लॉस किया आपने कितने दिनों में? Weight आप पीक से देखो तो करीबन 25-30 kg। फूले फूले से दुबले दुबले हो गए। One thing that you will never leave home without? My mobile phone. What makes you anxious? Excitement. What? What excites you? Excitement in work. Favorite city except Kolkata? Favorite city except Kolkata would be New York. एक अधूरा सपना? अधूरा सपना अभी तो नहीं है क्योंकि मैं 35 साल का हूँ। हो सकता है अधूरा ना रहे 5 साल 10 साल बाद। So I'll skip that. Favorite speaker? फेवरेट स्पीकर अगर आप देश की बात करो तो वो है नहीं अभी। माय फेवरेट स्पीकर वो सुषमा स्वराज। दीदी तो है ही, उसके बाद अगर आप देखो तो सुषमा स्वराज, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखो तो बैरक ओबामा। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर विल बी अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस it's a clash actually, clash between Madhuri Dixit and Deepika Padukone. Okay, you sound like our generation completely. And favorite one-liner? Favorite one-liner? In what context? Anything. One-liner that you like? I think there's a great line which someone told me when I was studying in class 10 or 11, I remember, that you're young only once, and if you work it right, then once is enough. Biggest fear? Biggest fear would be the day my mind stopped working. That's your fear? Yes. And what is your idea? I mean, how do you remember your first flight? First flight was when I was in 4th standard. I was traveling to Delhi from Calcutta. We had an MP whose name was Akbar Ali Khandukar. He passed away because of liver cirrhosis. I was in 4th standard, 4th or 5th standard. So I have very vague memories. It was about 25 years back, 25 years back. So Have that's you how I ever remember. proposed someone and got rejected in love? Never. I'm never the one to walk up to a girl and say, I love you. It's always the other way around. The same is with my wife. How many times have you been flooded with the proposals? I should rephrase the question. Oh, there has been many such instances, but now that, I'm married and I also don't have the time. So I hardly gets time to scroll through the messages that are being sent to me or shoot it to me in my social media profiles. So I can only apologize to all of them. Your message to your daughter and babies? Grow up to be nice human beings. What makes you emotional the most? The fact that I'm not able to spend time with my parents and they're growing old. Have you ever cried in public? No.
राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति करते हैं और अपनी नीति अपने हिसाब से चलाते हैं। फिलहाल इसे देखने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, मेघालय, एबीपी न्यूज।